नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब पर पिछले दिनों अभिभाषक राकेश किशोर ने जो जूता उछाला था, वो प्रकरण आज भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसके साथ ही उसको इतनी ज्यादा मीडिया हाइप दी जा रही है जिससे कई सवाल पैदा होते हैं। जब एक बार सीबीआई ने उन्हें माफ कर दिया, उनके खिलाफ कोई भी प्रकरण दर्ज करने से इनकार कर दिया, तब इस पूरे मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी ओर यह भी सवाल है कि सीबीआई ने उन्हें माफ क्यों कर दिया। कहीं ये उन पर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था, न ही व्यक्तिगत द्वेष का मामला था। ये प्रधान न्यायाधीश भारत के उन पर किया गया हमला था, इसलिए उनका अपमान था और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला था। कारण निश्चित तौर से सनातन के खिलाफ भारत के विभिन्न न्यायालयों में जिस तरह से सनातन विरोधी काम किए जा रहे हैं, सनातन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनसे इस तरह के असंतोष की आग तो पूरे जनमानस में फैली हुई है। राकेश किशोर के कार्य को मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। यह तो वक्त बताएगा कि उनके इस प्रयास का क्या सुफल निकलता है या क्या परिणाम निकलता है। इस लिहाज से चर्चा करेंगे कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण रहे हैं जिनके कारण जो सहिष्णु और सहनशील हिंदू माना जाता है, जो सहनशील सनातनी परंपरा है, जो सह कुटुंबकम को मानने वाली परंपरा है, वो आखिर उस परंपरा के लोग इतना उग्र क्यों हो गए या क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे निश्चित तौर से इस देश में शासन करने वाले, लंबे समय तक शासन करने वाले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की नीतियां और संविधान बनाते समय की गई कुछ गलतियां प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। उसके अलावा जिस तरह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुओं के त्योहारों को लेकर, उनके परंपराओं को लेकर उनके खिलाफ जिस तरह की तैयारियां की जाती हैं, जिस तरह के निर्णय दिए जाते हैं, उसका भी अहम योगदान है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में अपनी टिप्पणी में सिर्फ इतना कहा कि वो गवई साहब से बात कर चुके हैं और उनकी सहनशीलता की सराहना उन्होंने कर दी, परंतु ये ऐसी टिप्पणी करने में प्रधानमंत्री को 8.5 घंटे का समय क्यों लगा, ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। और इसी में प्रधानमंत्री या जो है सरकार की कार्य शैली का भी जो है प्रतिपादन होता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में थे उस दिन और जिस दिन घटना हुई, लेकिन 8.5 घंटे उन्हें लगे, यानी कि वो इस बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और सरकार के आंख नाक कान कहे जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों ने सारे मामले का विस्तृत लेखा जोखा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री को जो उचित लगा वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किया। हालांकि उन्होंने इसमें सनातनी लिहाज से कोई टिप्पणी न करके राजनीतिक व्यवस्थाओं का परिचय अवश्य दिया। कोई चाहते तो इसमें निश्चित तौर से इस बात को रेखांकित कर सकते थे कि सीबीआई गवई साहब पर जूता फेंकने की घटना की वे निंदा करते हैं, परंतु इसके साथ में इस बात की भी देश के प्रधान न्यायाधीश को इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां बनी क्यों और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां देश के किसी अन्य कोर्ट में नहीं दिखाई दें। इसके लिए एक प्रतिबंधात्मक
उपाय किए जाने चाहिए। उपाय सिर्फ इस तरह के नहीं हो जो दंडात्मक हो, उपाय इस तरह के हों कि न्यायपालिका अपने निर्णयों में, अपने कार्यों में निष्पक्ष नजर आए। न्याय होना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय होता दिखना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम पिछले एक लंबे समय से चीजों को देखें तो हम ये पाएंगे कि न्यायपालिका अमूमन सनातन विरोधी निर्णय लेने में तनिक भी नहीं सक्षम है। वहीं यदि बात अन्य धर्मों की हो, अन्य पंथों की हो, तो वो उसकी हिचकिचाहट या उसका सख्ताहट या उसका पैट्रोनेज, संरक्षण जो है साफ नजर आने लगता है। मामला दीपावली पर पटाखों का हो, या जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का हो, सबरीमाला का मामला हो, या शनि शिंगणापुर मंदिर का मामला हो, पाषाण मूर्तियों की संरक्षा के नाम पे भगवान महाकालेश्वर सहित कई मंदिरों में भक्तों के दर्शन के में भी विभक्तिकरण के प्रयास हो, उन्हें उनके पारंपरिक चीजों से भगवान के पूजा अर्चना करने से रोकने का मामला हो। ऐसे तमाम बिंदु हैं जो कि सनातन विरोधी निर्णय लिए गए हैं कोर्ट द्वारा। पक्षियों की जिस कोर्ट को याद आती पतंगबाजी से पक्षियों की जानें चली जाती हैं, वही सुप्रीम कोर्ट या वही कोर्ट, वही न्यायिक व्यवस्था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था बकरीद पर जानवरों की हत्या करने पर रोक लगाने के मामले में खामोश हो जाती है। घर में दिवा या हत्या नहीं की जाती है जानवरों की, फिर भारत में ही ऐसा क्यों? हमारे इसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय एक पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। ऐसा क्यों? ये जानते हुए भी अगर न्यायाधीश निर्णय नहीं कर पाते हैं या उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इस देश या इस न्यायिक तंत्र की नियति सामान्य रूप से समझी जा सकती है। सीए का मामला हो या किसान आंदोलन हो, बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला हो, इन सब मामलों में सुनवाई ही अमूमन नहीं हो सकती है। सिर्फ जो है लंबित रख दिए जाते हैं मामले और वर्षों बाद भी सुनवाई नहीं होती। अंततः किसान आंदोलन के मामले में तो सरकार को, प्रधानमंत्री को सामने आकर किसानों से माफी मांगना पड़ी। जो सुप्रीम कोर्ट बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो याचिकाएं आई हैं, या संदेश खाली का मामला हो या अन्य कई ऐसे मामले आए हैं, जबकि पूरी की पूरी कॉलोनियों से हिंदुओं को भागना पड़ा या पूरी बस्तियां हिंदुओं की खाली हो गई। भाग के कई हिंदुओं को जो है असम या अन्य पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी, शरण लेने को बाध्य होना पड़ा अपने ही देश में। वो मणिपुर के मामले में स्वतः संज्ञान लेती है वो कोर्ट। उस कोर्ट को जब कश्मीर में हिंदुओं का पलायन किया जा रहा था, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, मार मार के उनके घरों से, उनकी संपत्तियों से उन्हें बेदखल किया गया, उनकी बहु बेटियों के साथ अत्याचार किए गए, लोगों को जान से मार दिया गया सिर्फ धर्म के नाम पर, तब यह सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। और इसके बाद अगर 30 साल बाद किसी ने याचिका लगाकर न्याय मांगने का प्रयास किया तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब जो है इस पे चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों भाई? न्याय किसी को, जब व्यक्ति सक्षम होगा कि न्याय पाने के लिए, तभी तो व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच पाएगा। इस उदाहरण से तो ये समझा जाना चाहिए कि आप सोचिए कि हिंदू समाज या सनातनी इस देश में किस तरह डरे हुए थे, या किस तरह जो है वो उनकी व्यवस्थाएं भंग हो गई थी कि वो कोर्ट तक भी नहीं जा पाए अपनी मांग मानने के लिए, या कि उन्हें तत्कालीन सरकारों पर या तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं था कि उन्हें वहां से भी न्याय मिल पाएगा। इसी कारण उन्हें वहां से जाने में भी उन्हें कोई रुचि नहीं रही होगी। लेकिन जब सरकारें बदली, जब मोदी सरकार आई, एक लगा कि एक सनातनी सरकार है, लेकिन सिस्टम आज भी जो है, तंत्र पे आधिपत्य जो है वही पुरानी मानसिकता के लोगों का है। और इसका सबसे बड़ा न्यायिक व्यवस्था का जहां तक सवाल है, तो इसका सबसे बड़ा कारण कॉलेजियम सिस्टम को माना जाना चाहिए, जिस सिस्टम को इंदिरा गांधी की
तानाशाही के बीच जब उन्होंने चार वरिष्ठ जजों को पदानुक्रम का उल्लंघन करते हुए पांचवें जज को इस देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था ताकि उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दी जा सके। उसके बाद उसके निवारण के रूप में बाद में कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया। कॉलेजियम सिस्टम आज वंशवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, सबसे बड़ा पैटर्न बन चुका है, जहां नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद के लिए ही सिर्फ जगह बची है, अन्य लोगों के लिए तो जगह बहुत कम मिलती है। और स्थिति यह है कि मैं तुम्हारे बेटे भतीजे को जो है चांस दो, तुम मेरे बेटे भतीजे को चांस दे देना, इस तरह की चीजें हो रही है। समीकरण बिठाए जाते हैं कि किस तरह से फला का बेटा या उसके रिश्तेदार को इस देश का प्रधान न्यायाधीश बनने का मौका मिल सके। ये अजब देश है, अजब न्यायिक व्यवस्था इन्होंने खुद बना ली है। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। ये तो बहुत ही विसंगतिपूर्ण जगह है, बहुत ही विसंगतिपूर्ण केंद्र बन के रह गया है न्यायिक तंत्र का। जो लोकतंत्र के लिए जो चार मजबूत स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता है, तो इनमें जिस तरह से क्षरण हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण जो है न्यायिक व्यवस्था तंत्र में जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, और इसे हटाने के लिए कोई पहल क्यों नहीं की जाती है? क्यों? क्योंकि सभी जो एक बार जज बन गया वो उसी के परिवार वाले ही बनते रहेंगे जज। ये कौन सी व्यवस्था होती है और इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाना चाहिए? और इस तरह के लोग, यानी उसी मानसिकता के लोग ही बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट में आते रहेंगे और न्याय मतलब निचले अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को ये बार बार धता बताते रहेंगे। कि ये पवन खेड़ा का मामला हो चाहे तीस्ता सीतावड़ का मामला हो, उतनी कृपा क्यों की गई? जितनी कृपा उन पर की गई कि जो है किसी भी न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बेल दे देता है पवन खेड़ा को, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के बावजूद, अभद्र टिप्पणियां करने के बाद भी। वही सुप्रीम कोर्ट जो है तीस्ता सीतावड़ को अहमदाबाद कोर्ट द्वारा दंडित किए जाने के बाद उन्हें छोड़ देता है। उनके लिए दो बेंचें बनाई जाती हैं अवकाश होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में। कमाल है, कैसा सिस्टम बना रखा है। और ऐसे में जो है हम कहते हैं कि जो है नहीं हमें तो सहिष्णु होना चाहिए, हमें तो सामान्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो है असंतोष के बल पे नहीं चलती है। लेकिन असंतोष समाज में पैदा नहीं हो, ये जिम्मेदारी भी तो उस व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले लोगों की होती है। उन्हें भी निष्पक्ष होकर कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें भी निष्पक्ष होकर अपना निर्णय देना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष होकर हर मामले को सुनना चाहिए और जो न्यायगत या तर्क संगत हो उन कार्यों को किया जाना चाहिए। अगर इस देश में हिंदू तीज त्योहारों पर, सनातनी परंपराओं पर ही कुठाराघात किए जाते रहेंगे तो इस देश का भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो जाएगा। आज अगर ये देश जो है, आज भी यहाँ लोकतंत्र सांसें ले रहा है, अगर यहाँ पर चीजें व्यवस्था बनी हुई है, अगर आज भी यहाँ न्याय तंत्र के प्रति जो है एक विश्वास बना हुआ, आस्था बची हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इस देश में सनातनियों का बहुसंख्यक होना। जो सनातनी वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर होते हैं, जो नारी की पूजा के पक्षधर होते हैं, जो ये मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस बहुसंख्यक सनातनी धर्म पद्धति को हमेशा कुठाराघात किए जाने से निश्चित तौर से असंतोष पैदा होगा। मैं यहाँ पर राकेश किशोर जी के तथ्य की सराहना नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरा मानना यह है कि इस तरह की परिस्थितियां यदि किसी व्यक्ति के मन में पैदा हो रही हैं, यदि मैं तो इस देश का न्यायिक तंत्र ये कहता है कि इस देश की न्याय की व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उल्टा रहा है। यहाँ पर जो निर्दोष हैं वो
सालों तक जो है जेलों में बंद पड़े रहते हैं। इस बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी जो है न्यायपालिका का ध्यान आकृष्ट कराया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। व्यवस्था को बदलने या व्यवस्था को बेहतर करने के मामले में अभी तक न्यायपालिका ने क्या कार्रवाई की है, ये उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इस बात का। राष्ट्रपति इस देश की किसी मामले पर अगर वैधानिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय से अनुशंसाएं या परामर्श मांगती है, तो वो परामर्श भी पूरी तरह से देने को या तार्किक ढंग से देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास समय नहीं है, या कि वो कुछ तथ्यों पे बात करने को तैयार नहीं, जवाब देने को तैयार नहीं है। ये क्या है? सोचने वाली बात है ये भी। इसी तरह से मंदिरों की संपत्ति को लूट कर अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों को दिए जाने की प्रक्रिया लगातार जारी है, परंतु दूसरे धर्मों के या पंथों के जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। अन्य सिर्फ सनातन धर्मियों को छोड़कर अन्य धर्मों के लिए, अन्य पंथों के लिए इस देश में पर्सनल लॉ बनाए गए हैं या बने हुए हैं, लेकिन हिंदुओं के पास ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू अपने गुरुकुल परंपरा को जीवंत नहीं कर सकता, उस पर रोक लगा रखी है। तलाक की प्रथा कोई सनातन धर्म में तो है ही नहीं, सनातन ग्रंथों में तलाक का कोई उल्लेख नहीं है। तलाक शब्द भी जो है सनातनी शब्द नहीं है। इस देश में 3 तलाक, बुर्का प्रथा, हलाला जैसी प्रथाएं आज भी बनी हुई है। सरकार ने 3 तलाक को आज बड़ी मुश्किल से कानून रोका है, इसके बावजूद कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। वक्फ कानून के मार्फत इस देश में सारी संपत्तियों को लूटने का अधिकार जो है मुस्लिम समाज को दे दिया गया। मतांतरण, धर्मांतरण के मार्फत भी जो है सनातन धर्मावलंबियों की जनसंख्या को कम करने का लगातार प्रयास जारी है। इसे विदेशी शक्तियों के साथ ही जो है देश में निवास करने वाले लोग भी जो है छद्म प्रसाद देते जा रहे हैं। विष्णु भगवान हैं के प्रति जो है भक्तों में या सनातन धर्मावलंबियों में काफी आस्था है। उनकी एक प्रतिमा खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, जवेरी में एक मंदिर में शीश विहीन है। माना जाता है कि उसे मुगलों ने आक्रमण के समय जो है शीश विहीन कर दिया था। 7 फुट की इस प्रतिमा के रिस्टोरेशन के लिए, उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए राकेश कुमार नाम के एक सज्जन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम तो जो है, गवाही साहब बोलते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी जनहित याचिका नहीं है बल्कि ये प्रचार हित याचिका है। पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं उसे। क्या मतलब है? आपको याचिका को नहीं सुनना था, नहीं कुछ करना था, तो आप सामान्य रूप से उसे निरस्त कर सकते थे। आपसे कोई सवाल जवाब तो कर नहीं सकता, क्योंकि आप माननीय हैं, मिलावड़ हैं, आप देश में सर्वोच्च पदानुक्रम के लिहाज से 4थे या 5वें क्रम पे आप आते हैं। आपके लिए रास्ते खाली कर दिए जाते हैं, आपके लिए चौराहे खाली कर दिए जाते हैं जब आप गुजरते हैं, ताकि आपका आवागमन में बाधा न उत्पन्न हो। आपको तमाम तरह की सुविधाएं ये देश दे रहा है, लेकिन आप इस देश के बहुसंख्यक समाज के प्रति लापरवाह दिखते हैं। या कि ये कमाल का देश है जहां एक जिस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, वो नियोक्ता हुए, और नियोक्ता होने कोई भी कर्मचारी अपने नियोक्ता के खिलाफ या उनको सुपरसीड कैसे कर सकता है? फिर भी जो है पाकिस्तान और न जाने कहां के संविधान का उल्लेख करते हुए जो है हमारे यहाँ के 2 माननीयों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास किया कि वो 3 महीने में किसी भी बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। आप कैसे आदेश दे सकते हैं राष्ट्रपति को? और जब इस पर जो है राष्ट्रपति महोदय ने आपसे एक अनुशंसा मांगी तो आप दाएं बाएं देख रहे हैं। अभी तक आपने उसका स्पष्ट और वैधानिक
प्रावधानों के अनुरूप उत्तर नहीं दिया है। ये तो हमें स्वानुशासन की जरूरत है इस न्यायिक प्रक्रिया में। बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम सनातनियों के प्रति भी संभाव रखें। आप सिर्फ जो है कुछ फिरकों या आतताइयों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी जाती है किसी आतंकवादी के का मामला सुनने के लिए। आपने आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके अलावा क्या किसी सामान्य जन के लिए या सामान्य जन को राहत देने के लिए या उसके प्रकरण में फैसला करने के लिए कभी रात में कोर्ट खुलवाई है? नहीं खुलवाई है। क्यों? आज लाखों प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं। करोड़ों प्रकरण जो है पूरे देश में लंबित पड़े हैं। उनको बेहतर तरीके से लोगों को समय पर न्याय मिल सके, उसके लिए कभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय जजों ने या माननीय न्यायिक तंत्र से जुड़े लोगों ने कोई व्यवस्था को सुचारू करने की कोई मंतव्य प्रस्तुत ही नहीं किया, प्रकट ही नहीं किया। क्यों नहीं इस देश में 24 घंटे जो है कोर्ट में काम होना चाहिए? क्यों नहीं संसाधन बढ़ाए जाने चाहिए? क्यों नहीं नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए? क्यों नहीं लगातार सुनवाई होनी चाहिए? क्यों कहे लंबी लंबी छुट्टियां मनाई जानी चाहिए? क्यों शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के लंबे अवकाश होने चाहिए? सिर्फ न्यायिक व्यवस्था में ही होने चाहिए, बाकी इस देश के सभी सेक्टर में काम होता रहे, लेकिन न्यायिक प्रणाली में क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर आपके पास वास्तव में स्टाफ की कमी है, लोगों की कमी है, तो आप उन्हें बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन आवेदन क्यों नहीं करते? या कोई जब आप हर छोटी छोटी बातों पे सरकार को आदेश देते हैं तो आप क्यों नहीं आदेश दे सकते उन्हें? आदेशात्मक भाषा में आप बात कर सकते हैं ना, आप उसके लिए भी नियम बना सकते हैं, मुझे लगता है। और अगर नहीं बनाते हैं तो इसे क्या माना जाना चाहिए? मतलब हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करना चाहेगा तभी जो है चीजें बेहतर हो पाएंगी। इसमें कार्यपालिका को भी उतनी ही ईमानदारी दिखानी होगी, विधायिका को भी ईमानदारी दिखानी होगी। न्यायपालिका से तो सबसे ज्यादा ईमानदारी और निष्पक्षता की अपेक्षा होती है। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो यह 2 मिनट का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।